टिश्यू कल्चर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि जब किसी टिश्यू को हम इन विट्रो कंडीशंस में लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर अगर आपको करना है तो उसके लिए जो लेबोरेटरी होगी उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये पूरा चैप्टर कवर करता है कि किस तरीके से टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी होनी चाहिए, उसमें किस किस चीज के लिए जगह होनी चाहिए। जैसे एक मैं जनरल डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसमें एक मीडिया रूम होना चाहिए, उसमें एक ट्रांसफर रूम होना चाहिए, उसमें एक कल्चर रूम होना चाहिए, उसमें ग्रीन हाउस होने चाहिए, बाहर ग्रीन हाउस होना चाहिए। तो टिश्यू कल्चर लैब में मीडिया रूम में क्या क्या होना चाहिए, ट्रांसफर एरिया पे क्या क्या हम फैसिलिटीज हमें चाहिए, कल्चर रूम में हमें क्या चाहिए, तो ये पूरा चैप्टर इस चीज को कवर करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप देखेंगे कि ये नई टेक्निक है और इसके बारे में जब आपको मालूम पड़ेगा तो और भी एस्पेक्ट्स आपकी समझ में क्लियर होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा इस पे। आने वाली स्लाइड्स में मैं पूरी जो भी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करूंगा। टिश्यू कल्चर की जो हिस्ट्री है वो 1890 से हम मानते हैं कि वहां से स्टार्ट हुआ है, जब एक जर्मन बॉटनिस्ट जी हबरलैंड ने एक आइसोलेटेड सेल को कल्चर किया और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि इवन ए सिंगल सेल कैन गिव राइज द होल प्लांट और होल ऑर्गेनिज्म। इस आधार को, इस कंसेप्ट को बेस बनाकर, आधार बनाकर जितना भी डेवलपमेंट टिश्यू कल्चर में हुआ है वहां से स्टार्ट हुआ है। इसलिए जी हेबरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर कहा जाता है। और इसके बाद लगभग 35 साल तक इसमें कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं हुआ कि जिसे हम नोटेबल कह सकें। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि 1934 और 1939 के बीच जब ऑक्सीजन और डिफरेंट हार्मोन्स की खोज हुई तो इसमें नए नए अचीवमेंट बनने, नए नए रिकॉर्ड्स बनने शुरू हुए और हम उसी को फाउंडेशन मानते हैं या उस पीरियड को हम इसका गोल्डन पीरियड मानते हैं, 1934 टू 1939। इस दौर में गॉथरेट, नॉवगॉड और वाइट इन्होंने टिश्यू कल्चर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर हम भारत में टिश्यू कल्चर की बात करें तो डॉक्टर पी माहेश्वरी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको यहां पे हम फादर ऑफ इंडियन टिश्यू कल्चर कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इनिशिएशन है टिश्यू कल्चर का भारत में वो प्रोफेसर पी माहेश्वरी जी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। सवाल आता है, अब एक सवाल आता है कि आखिर प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो एक छोटे से उसमें आपको मैं डिफाइन करता हूं इसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स अंडर स्टेराइल कंडीशंस ऑन ए न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम ऑफ नोन कंपोजिशन। अर्थात जब हम इन विट्रो कंडीशंस में किसी भी सेल, टिश्यू और ऑर्गन को कल्चर करते हैं तो इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। जो टिश्यू कल्चर है ये बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है और एक मॉडर्न टेक्निक हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा जो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि टिश्यू कल्चर की जो अभी मैंने हिस्ट्री बताई कि उसके बाद बहुत सारा इसमें डेवलपमेंट हुआ। तो टिश्यू कल्चर को हम करते कैसे हैं और जो लैब है उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर हमें टिश्यू कल्चर करना है तो किस तरीके की लैब हमें चाहिए, किस तरीके का सेटअप चाहिए और वहां उस लैब में क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। जहां तक प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में फैसिलिटीज की बात है तो मैं आपके सामने एक एक करके उन फैसिलिटीज का नाम ले रहा हूं कि जो नेसेसरी हैं और इनका वहां होना जरूरी है। सबसे पहली बात, वहां पे वॉशिंग रूम होना चाहिए, मीडिया प्रिपरेशन रूम होना चाहिए,
डिस्टिल्ड वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, कोल्ड वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, हॉट वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। वहाँ पे ट्रांसफर एरिया, एक स्पेसिफाइड एरिया वहाँ पे बना हुआ हो जहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं एक्स प्लांट का कल्चर मीडियम पे, और कल्चर रूम होना चाहिए जहाँ हम उनको ग्रो कराते हैं। इसके अलावा लैब में ग्लासवेयर्स, माइक्रोस्कोप्स, शेकर्स, ऑटोक्लेव, डिफरेंट टाइप के टूल्स जिनमें स्पैचुला, स्कैल्पल्स, फोर्सेप्स, सीजर्स, है ना, ये सारी चीजें वहाँ होनी चाहिए। और जब हम प्लांट्स को, जो टिश्यू कल्चर के द्वारा हम डेवलप कराते हैं प्लांट्स को, तो उन्हें एक्लेमेटाइज करने के लिए शेड और ग्रीन हाउसेस होने चाहिए। इसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर लैब का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। इन चीजों को, जो मैंने भी आपको फैसिलिटीज बताई हैं, एक एक करके मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर वॉशिंग रूम की बात की जाए तो सबसे पहले आपको पानी चाहिए, बड़े बड़े सिंक चाहिए, रनिंग कोल्ड वाटर, हॉट वाटर की फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिस्टिलेशन प्लांट है, डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए, उसकी फैसिलिटी वहां पे होनी चाहिए। वॉशिंग रूम में क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एल्कलीज, ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो जो भी बेंचेस और रैक्स आपके पास हैं वहां स्टोर करने के लिए, काम करने के लिए, जो वर्किंग बेंचेस हैं, उनका जो अपर सरफेस है वो जो एसिड्स हैं उनके अगेंस्ट और जो एल्कलीज हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा वॉशिंग रूम में जो ड्राइंग रैक्स हैं वो होनी चाहिए, आपके पास वहां पे ओवन होना चाहिए। और अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है तो वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स, ये सब भी वॉशिंग रूम में फैसिलिटीज के रूप में होने चाहिए। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए और ओवन्स होने चाहिए। तो वॉशिंग रूम का ये सेटअप है कि जिसमें ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए और मैंडेटरी हैं कि अगर आपको काम करना है और काम आप कर रहे हैं तो वॉशिंग रूम में इन फैसिलिटीज का होना जरूरी है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूम है वो है मीडिया प्रिपरेशन रूम। अब जो मीडिया प्रिपरेशन रूम है, तो देखिए कोई भी मीडिया डिफरेंट केमिकल्स का कंपोजिशन है, चाहे वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो हार्मोन्स हैं, चाहे वो विटामिन हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर है तो जितने भी केमिकल्स आप यूज करते हैं उनको, उनकी प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था वहां पे होना चाहिए। इसके अलावा मीडिया प्रिपरेशन रूम में जो आपका वेइंग मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, वो वहां पे होनी चाहिए। और वो बड़ी सेंसिटिव होनी चाहिए क्योंकि आपको कम से कम भी तोलना है और ज्यादा से ज्यादा भी तोलना है, तो वो सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। जो वर्किंग बेंच है वो होनी चाहिए, उस पे हॉट प्लेट्स होनी चाहिए, मैग्नेटिक स्टायरर होना चाहिए, और जो मैंने अभी बात करी जो डिस्टिलेशन प्लांट है उसकी यूनिट वहां पे होनी चाहिए मीडिया प्रिपरेशन रूम में। और जो रनिंग वाटर है उसकी भी फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो हार्मोन्स और विटामिन हैं इनको हम स्टोरेज करने के लिए लोअर टेम्परेचर की, या जो टेम्परेचर है उसको कम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, तो इसके लिए रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर्स की जरूरत होती है, तो वो भी हमारे पास वहां पे फैसिलिटी होनी चाहिए। और जो भी ग्लासवेयर्स हैं उनको रखने के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, उसके लिए हम डस्ट प्रूफ कपबोर्ड्स बनवा के रखते हैं, उनके लिए हम सेल्फ लगा के रखते हैं। तो जो भी वहां पे सामान हम यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर वहां पे स्टोरेज हो जाए, प्रॉपर उनको रखने के लिए प्लेस मिल जाए। तो ये सारी चीजें मीडिया प्रिपरेशन रूम में होनी चाहिए। तो ये एक मीडिया प्रिपरेशन रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस तरीके से वहां ये सारी चीज उपलब्ध होनी चाहिए। जो ट्रांसफर एरिया है टिश्यू कल्चर लैब का, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है, और यहाँ पे हम जितने भी प्रैक्टिकल वर्क है, एक्सप्लांट का इनोकुलेशन है, यानी जो ट्रांसफर है एक्सप्लांट का कल्चर मीडियम पे, वो यहीं पे परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे लेमिनर एयर फ्लो रहता है। लेमिनर एयर फ्लो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं,
इसको यूज करने के कुछ तरीके होते हैं, इसमें कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जो लेमिनर एयर फ्लो है, इसके जो रूफ है इसकी, उसमें अल्ट्रावायलेट ट्यूब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स लगी होती हैं। इसके अलावा इसमें एक हेपा फिल्टर भी होता है। जब हमें ट्रांसफर प्रोसेस करनी होती है तो उससे 1 घंटे पहले हम इसके जो यूवी लाइट है उनको ऑन कर देते हैं और हेपा फिल्टर को भी हम ऑन कर देते हैं। जब हम काम करने वहां पहुंचते हैं तो उससे पहले यूवी लाइट को ऑफ करके फ्लोरेसेंट लाइट जला दी जाती हैं और फिर हम इसके भीतर का जितना भी हिस्सा है उसे इथाइल अल्कोहल से वाइप आउट करके सैनिटाइज करते हैं या स्टरलाइज करते हैं। यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे स्टरलाइज्ड रखे जाएंगे। जो भी आपके ग्लव्स, जो भी आपका माउथ, जो मास्क है वो, और जो आपका शावर कैप है वो सब स्टरलाइज्ड होते हैं और आपने जो एप्रिन पहना हुआ है वो भी स्टरलाइज होगा। ये सारे प्रिकॉशन लेते हुए हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं जो एक्सप्लांट है उसको कल्चर मीडियम पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। जो अगली रिक्वायरमेंट है टिश्यू कल्चर लैब में वो है ग्लास वेयर्स या लैब वेयर्स हम कहें। जो भी ग्लास वेयर्स आप यूज करते हैं वो हाई क्वालिटी का ग्लास होना चाहिए, जिससे कि उनके जो सब्सटेंसेस हैं वो कल्चर मीडियम को टॉक्सिक ना कर सके। इसके लिए हम पायरेक्स, एयरलाइन, मेयर इस तरीके के ब्रांड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अलग अलग साइज के ग्लास वेयर्स हम यूज करते हैं। अगर बड़ा हमें काम करना है तो बड़े साइज के ग्लास वेयर्स होंगे। अगर हमें कम मीडियम की जरूरत है तो हम छोटे जो फ्लास्क हैं, छोटी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनमें भी हम कल्चर ग्रो करा सकते हैं। तो जो साइज है ग्लास वेयर्स का वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो एम है या जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो किस तरीके का है। इसके अलावा ग्लास ट्यूब्स वहां पे होनी चाहिए, पेटी डिशेस होनी चाहिए, जैम बॉटल्स होनी चाहिए, मीजरिंग पिपेट्स होनी चाहिए। तो ये इस तरीके का सेटअप आपके जो टिश्यू कल्चर लैब के लिए है वो ग्लास वेयर्स का वहां पे होना चाहिए। जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का नेक्स्ट स्पेस है वो है कल्चर रूम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वहां पे हम जो भी हमें कल्चर ग्रो कराना होता है वो कल्चर रूम में ही हम ग्रो कराते हैं। कल्चर रूम में कंट्रोल्ड कंडीशंस हमें प्रिवेल करनी होती हैं, चाहे वो टेम्परेचर रिलेटेड है, चाहे वो लाइट रिलेटेड है और चाहे वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। अगर हमें कंट्रोल्ड टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है तो इसके लिए एसी और हीटर्स हम यूज करते हैं। अगर हमें लाइट कंट्रोल में रखनी है तो उसके लिए हमें जो लक्स मीटर होता है वो फिट किया जाता है और जो ह्यूमिडिटी है उसे कंट्रोल करने के लिए कल्चर रूम में आपको ह्यूमिडिफायर्स को सेट करना पड़ेगा या उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा कल्चर रूम में डिफरेंट टाइप्स की स्टोरिंग शेल्फ्स या रैक्स होती हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। कल्चर रूम में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम एयर कंडीशनर्स और हीटर्स का यूज करते हैं और इनके साथ हम थर्मोस्टेट लगाए हुए होते हैं। मेनली कल्चर रूम में जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको सेट करते हैं। तो इससे जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर कंडीशनर चालू हो जाएंगे, जब भी कम होगा तो हीटर्स चालू हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि उसको जाड़े में हमें हीटर से उसको कंट्रोल करना है और गर्मी में हमें उसे एयर कंडीशनर से कंट्रोल करना है। जो नेक्स्ट इसका हिस्सा है जो नेक्स्ट वो है कल्चर रूम का, वो है कंट्रोल लाइट। इसके लिए हम फ्लोरेसेंट जो ट्यूब्स हैं उनको यूज करते हैं। डिफ्यूज लाइट यूज की जाती है कल्चर की ग्रोथ के लिए और इसके लिए लक्स मीटर हम यूज करते हैं। जितनी भी इंटेंसिटी की, जितने भी फोटो पीरियड की लाइट की जरूरत होती है वो लक्स मीटर से हम जो टाइमर है उससे सेट करते हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि कभी हम लॉन्ग डे प्लांट्स को कल्चर कर रहे हैं, कभी हम शॉर्ट डे प्लांट्स को कल्चर कर रहे हैं, तो उनके अनुसार जो भी लाइट रिक्वायरमेंट होती है उसे हम टाइमर के द्वारा कहिएगा कंट्रोल करते हैं और जो लाइट इंटेंसिटी है उसे हम लक्स मीटर के द्वारा कंट्रोल करते हैं।
जब टोटल डार्कनेस की ज़रूरत होती है तो इसके लिए जो कहिएगा कि एनक्लोज कैबिनेट्स यूज़ की जाती हैं और उनमें हम टोटल डार्कनेस का एक्सपेरिमेंट या जो भी टाइम है उसको वहाँ पे हम गुजारते हैं या पास आउट करते हैं। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के सेटअप को डिस्कस करने के बाद अब मैं बात करूंगा कि अगर हमें टिश्यू कल्चर करना है, टिश्यू का कल्चर करना है, तो कौन-कौन सी टेक्निक्स हमको फॉलो करनी होती हैं और किस तरीके से हम उनका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। सबसे पहली टेक्निक अगर मैं बात करूं तो वॉशिंग है। इसमें जो भी हमारे पास ग्लासवेयर्स हैं, प्लास्टिक वेयर्स हैं, उन सबको हम प्रॉपर्ली वॉश करते हैं। जो ग्लासवेयर्स होते हैं उनको हम सोडियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के मिक्सचर के साथ इसको हम वॉश करते हैं। जो वॉशिंग है, जो वॉशिंग रूम में मैंने बताया था कि साहब रनिंग वाटर चाहिए, कोल्ड और हॉट वाटर चाहिए, तो दोनों तरीके के वाटर आपके पास हैं। तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि अगर हम टिश्यू कल्चर के दौरान अनयूज्ड ग्लासवेयर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वॉशिंग, और अगर हम यूज्ड जो ग्लासवेयर्स हैं उनको कर रहे हैं उनकी वॉशिंग थोड़ा सा अलग है। सपोज करिए कि हम नए जो ग्लासवेयर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं तो उनको एक डिटर्जेंट लेके प्रॉपर्ली वॉश करके और रिंस करके रनिंग वाटर के साथ 2-3 बार उसे रिंस करते हैं जिससे कोई भी ट्रेसेस ना रहे डिटर्जेंट के, और हम उनको ओवन ड्राई कर लेते हैं। तो ये तो एक साधारण तरीका हो गया कि जो आपके पास नए ग्लासवेयर्स हैं उनको आप इस तरीके से वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर जो यूज्ड ग्लासवेयर्स हैं उनको हम करना चाहते हैं, वॉश करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़े से प्रिकॉशन हमें करना जरूरी है, प्रिकॉशन रखना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि जो भी यूज्ड ग्लासवेयर है उसमें किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन आपको दिख रहा है, जब आप कल्चर रूम से उसे निकाल के लाते हैं और उसमें आपको नजर आ रहा है कि साहब कंटामिनेशन है, तब आप उसका जो कॉटन प्लग लगा हुआ होता है, जो क्लोजर लगा हुआ होता है, उसको कभी भी ओपन नहीं करते। उनको एज सच लाके ऑटोक्लेव में हम रखते हैं। पहले ऑटोक्लेव करते हैं और ऑटोक्लेव करने के बाद तब उसका जो मीडियम है उसको फेंका जाता है और फिर वॉश करके उनको सोडियम डाइक्रोमेट और ये जो H2SO4 है इसके मिक्सचर में हम उनको 3 से 4 घंटे के लिए डिप करते हैं और वहां से निकाल के फिर जो रनिंग वाटर है उसमें हम इसको वॉश करते हैं। तो ये प्रिकॉशन लेने की बात है कि जब भी कभी आप यूज्ड ग्लासवेयर्स को यूज करेंगे तो उनको आपको ये देखना है कि इनमें किसी तरीके का कंटामिनेशन तो नहीं है। यदि आप कंटेमिनेटेड वेसल का जो क्लोजर है उसको खोल देंगे तो संभावना है कि जो बैक्टीरियल और फंगल स्पोर्स हैं वो वहाँ पूरे उसमें आ जाएं और वहाँ पे कंटेमिनेशन हो जाए। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कभी भी हम इस तरीके के जो कल्चर वेसल्स हैं उनको ओपनली नहीं खोलते और ना ही हम उसको बगैर स्टरलाइज किए हुए ओपन करते हैं। जो दूसरी कल्चर रूम में कल्चर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करके रखा जाता है। इसके लिए हम ह्यूमिडिफायर्स यूज करते हैं। जब कल्चर रूम में ह्यूमिडिटी कम होती है तो ह्यूमिडिफायर्स अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पे ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर सपोज करिए कि ह्यूमिडिटी अगर कम हो गई कल्चर रूम की, तो जो भी कल्चर वहां पे है वो उनकी ड्राइंग की संभावना बढ़ जाती है और वो नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कल्चर रूम में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना जरूरी होता है। जो कल्चर रूम है उसमें हम अलग तरीके से डिजाइन की हुई शेल्फ्स को रखते हैं। उनमें फ्लोरिसेंट लाइट और स्मॉल फैंस फिट करके रखे जाते हैं। फ्लोरिसेंट लाइट को हम इसलिए रखते हैं कि जो भी लाइट रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकें कल्चर के लिए, और जो फैन है वो इसलिए लगाए जाते हैं कि जो फ्लोरिसेंट लाइट है ये एनर्जी एमिट करेंगी, तो जब ये एनर्जी इनसे निकलेगी तो जो कल्चर के आसपास का टेम्परेचर है वो राइज कर सकता है।
अगर टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो इनकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा और हो सकता है कि वो ड्राई होके डेड हो जाए या खराब हो जाए। तो इसलिए हर एक शेल्फ में एक एक स्मॉल फैन फिट कर दिया जाता है, जिससे कि जो एयर है वो सर्कुलेट होती रहे और हॉट एयर वहां से निकलती रहे और गुजरती रहे। इसके अलावा जो सेल्व हैं उनकी जो रूफ होती है उसमें फ्लोरेसेंट लाइट, जैसे मैंने अभी बताया है, वो फिट होती हैं और ये सब टाइमर और लक्स मीटर के साथ जुड़ी होती हैं। लक्स मीटर से इंटेंसिटी इनकी डिसाइड की जाती है और जो टाइमर है उससे हम इनका फोटो पीरियड तय करते हैं कि किस तरीके से कितनी देर के लिए लाइट रहनी है और कितनी देर के लिए डार्क पीरियड रहना है कल्चर रूम में। जो कल्चर रूम है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का, क्योंकि सारी ग्रोथ वहीं हमें करानी है। इसके लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है और अगर पावर फेलियर हो गया तो जो कल्चर आप वहां पे कर रहे हैं उनके खराब होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा कल्चर रूम को जनरेटर के साथ कनेक्ट करके रखते हैं और ये जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होते हैं। अब जब लाइट आएगी तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और जब लाइट जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ओपन मतलब स्टार्ट हो जाएंगे और अगर लाइट आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा इनको जो कल्चर रूम होते हैं उनको जनरेटर के साथ कनेक्ट करके रखा जाता है। इसके अलावा शेकिंग मशीन्स भी कल्चर रूम में प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के कल्चर भी हम ग्रो करते हैं जो सॉलिडिफाइंग मीडियम पे हम नहीं कर रहे हैं, उन्हें लिक्विड कल्चर मीडियम में रखते हैं। तो लिक्विड कल्चर जब हम बनाते हैं या करते हैं तो उनको एजिटेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी डेथ हो जाएगी। तो कल्चर रूम में शेकिंग मशीन भी एक मैंडेटरी या कहिए नेसेसरी है, क्योंकि जब भी हम लिक्विड मीडियम पे काम करेंगे तो हमें शेकिंग मशीन की आवश्यकता होती है। तो ये जो मैंने बताया, चाहे वो कल्चर रूम के बारे में, चाहे वॉशिंग रूम के बारे में और चाहे मीडिया रूम के बारे में, मैं आशा करता हूं कि ये आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे और इसको नोट कर रहे होंगे। ये टिश्यू कल्चर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो to remove the microbial organisms or to kill the microorganisms from the tissue, glassware, substances, medium is called sterilization. इसका मतलब है जो टिश्यू कल्चर में आप यूज करते हैं उनको माइक्रोबियल फ्री करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। अब आप चाहे उनको हटा रहे हैं या उनको किल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो हम कल्चर मीडिया यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में तो वो सुक्रोज रिच होता है और सुक्रोज रिच होने की वजह से उस पे माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप इनको स्टेरिलाइज नहीं करेंगे तो आपके कल्चर के साथ साथ माइक्रोबियल ग्रोथ भी वहां पे होगी जो कल्चर को डिस्ट्रॉय करेगी। तो इसलिए इनको स्टेरिलाइज करना जरूरी होता है, चाहे वो हमारा मीडियम है, चाहे वो हमारा एक्स प्लांट है, चाहे वो हमारे ग्लास वेयर्स हैं, कोई भी, या चाहे वर्किंग प्लेस भी है, तो सबको हम स्टेरिलाइज करते हैं जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोका जा सके। अगर कंटामिनेशन के सोर्सेज की बात करें कि ये जो माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है कहां-कहां से आ सकता है, तो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। कल्चर वेसल इटसेल्फ एक सोर्स है, मीडियम भी अपने आप में एक सोर्स है, एक्सप्लांट भी उसका सोर्स हो सकता है, जो ट्रांसफर एरिया है वहां भी ये पाया जा सकता है, जो हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन पे भी कंटेमिनेशन हो सकता है और जो कल्चर रूम है उसमें भी कंटेमिनेशन हो सकता है, उसमें भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। तो इन सबको रोकने के लिए और इन सबको एसेप्टिक करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की जाती है, जिससे किसी भी तरीके का वहां पे कंटेमिनेशन ना हो, इन्फेक्शन ना हो और जो ग्रोथ है कल्चर की वो बगैर किसी भी बाधा के पूरी की जा सके। अब अगर हम बात करें कि जो भी ये सोर्सेज हैं इनसे जो कंटामिनेशन है या माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रिमूव कैसे करें, तो अलग अलग
जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जो रिमूवल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। ग्लासवेयर्स के लिए हम अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं, मीडियम के लिए हम अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं, जो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनके लिए हम अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं, जो प्लांट मटेरियल या एक्स प्लांट जिसे हम नाम दे रहे हैं उसके लिए अलग तरीके की टेक्निक है स्टेलाइजेशन के लिए, और इसी तरीके से ट्रांसफर एरिया के लिए भी अलग टेक्निक होती है। तो मैं डिटेल में एक-एक करके आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से ग्लासवेयर्स का, किस तरीके से मीडियम का, किस तरीके से ग्रोथ फैक्टर्स का और किस तरीके से प्लांट मटेरियल और ट्रांसफर एरिया का स्टेलाइजेशन किया जाता है। अगर मैं ग्लासवेयर्स, प्लास्टिक वेयर्स और इंस्ट्रूमेंट के स्टेलाइजेशन की बात करूं, तो जो ग्लासवेयर्स हैं उनको हम ऑटोक्लेव करके स्टेलाइज करते हैं। ऑटोक्लेव करने से पहले जो भी ग्लासवेयर से उनको प्रॉपर्ली वॉश किया जाता है, और जैसा मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर अनयूज्ड ग्लासवेयर हैं तो उनको हम साधारण डिटर्जेंट से वॉश करके और प्रॉपर्ली रिंस करके हम यूज कर सकते हैं, उनको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यूज्ड ग्लासवेयर्स को रिसाइकिल करना चाहते हैं या रीयूज करना चाहते हैं तो उनका जो ऑटोक्लेव है उसको थोड़ा-सा आपको प्रिकॉशनरी करना है। उसके लिए ये है कि जब भी आप इस तरीके का कोई ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कंटैमिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका कभी भी जो क्लोज़र लिड है या जो हम कहें कॉटन प्लग है उसको कभी भी ओपनली नहीं खोला जाता। उसको बंद रख के ही पहले ऑटोक्लेव किया जाता है और ऑटोक्लेव करने के बाद उसे निकाल के तब उसका जो कॉटन प्लग है उसको हटा के उस मीडियम को डिस्ट्रॉय या कहिएगा डिस्पर्स किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, सॉरी। जब वो डिस्पोज ऑफ हो गया फिर उसको आप प्रॉपरली वॉश करिएगा और वॉश करने के बाद उसे पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसके सॉल्यूशन में उसको 3 से 4 घंटे के लिए डिप आप कर देते हैं। वहां से उसे निकालने के बाद फिर जो रनिंग वाटर है आपके पास उसमें 3 से 4 बार उसे रिंस किया जाता है जिससे कि किसी भी प्रकार के किसी भी एसिड या कोई केमिकल के ट्रेसेस वहां ना बचे, और इसको करने के बाद उनको प्रॉपर्ली हम ओवन में ड्राई करते हैं और आगे यूज करने के लिए हम उन्हें तैयार करते हैं। ये जैसा फिगर में भी आप देख रहे हैं जो ऑटोक्लेव है कि ये स्टील वेसल है और ये जैसे घर में प्रेशर कुकर होता है उस आधार पे काम करता है, उसकी थ्योरी पे काम करता है। इसमें हम सारे जो भी हमें स्टेलाइज करना होता है उन्हें रख के ढक्कन बंद कर देते हैं, और जैसा आप इंडिकेटर में भी देख रहे हैं इसके 15 पास्कल पे लाके उसे 20 मिनट्स तक हम वहां पे मेंटेन रखते हैं। तो इस तरीके से रखने से इसके भीतर का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 120 डिग्री सेल्सियस पे मैं समझता हूं कि कोई भी एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया या फंजाई ऐसी नहीं है या फंगल स्पोर ऐसा नहीं है जो 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, उसको झेल सके, और वो सब नष्ट हो जाते हैं और हम इंश्योर हो सकते हैं कि वो पूरी तरीके से स्टेलाइज है। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूली यानी कहिए कि जो न्यू ब्रांड वो हैं उनको हम ओवन स्टेलाइज भी कर सकते हैं। उनको प्रॉपर्ली आप वॉश करके ओवन में रख दीजिएगा और इसको हम 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 घंटे तक हम रखते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशन लेना होता है कि जब भी आप ओवन में आप स्टेलाइज कर रहे हैं किसी भी ग्लासवेयर को, तो जब तक जो ओवन वापस रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए तब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपने ओपन कर दिया तो जो बाहर की कूल एयर होती है वो अंदर जाएगी ओवन के, और ओवन के अंदर जाने पे जो आपका ग्लासवेयर रखे हैं वो क्रैक हो जाएंगे। तो ये प्रिकॉशन आपको रखनी होती है कि जब भी आप ओवन में उसको करें तो जब तक ओवन रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए तब तक आप उसको ओपन मत करिए। इसके अलावा आजकल ऐसी भी प्लास्टिक वेयर्स हैं जिनको ऑटोक्लेव किया जा सकता है, जो पॉलीप्रोपाइलीन, टेफ्लॉन, पॉलीमिथाइल पेंटीन इनके बने हुए होते हैं, और इनको भी साधारण जो ग्लास वेयर्स हैं, मतलब जो ग्लास वेयर्स हम यूज कर रहे हैं उसकी तरीके से इनको ऑटोक्लेव किया जाता है। अब आता है कि इंस्ट्रूमेंट्स का जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनका स्टेलाइजेशन हमें कैसे करना है। तो हम चाहे स्कैल्पल यूज कर रहे हैं, चाहे हम सर्जिकल ब्लेड यूज कर रहे हैं, चाहे हम इनोकुलेशन लूप यूज कर रहे हैं, चाहे हम फोर्सेप, सीजर्स, जो भी सारी चीजें हैं हम उनको 95% इथाइन जो इथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है उससे वाइप आउट करते हैं, और इनकी फ्लेम के द्वारा भी स्टेलाइज किया जाता है। तो ये
जो ग्लास वेयर्स, प्लास्टिक वेयर्स और इंस्ट्रूमेंट है, उनका मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से उनको स्टरलाइज करना होता है। अब जो मीडियम है उसको भी आपको स्टरलाइज करना है। मीडियम के स्टरलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव टेक्निक ही अप्लाई करते हैं। जो भी मीडियम हमें बनाना है उसके वॉल्यूम के अनुसार हम कल्चर वायल लेते हैं और उसको कल्चर वायल में रखकर उसके ऊपर हम जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है और कॉटन प्लग होता है उसकी हेल्प से उसको हम बंद कर देते हैं। ऑटोक्लेव में रखने के बाद हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव करते हैं। 15 से 20 मिनट इसका टाइम है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 120 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी माइक्रोब सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं होता और इस तरीके से हम मीडियम को जो मीडियम है उसको हम स्टरलाइज करते हैं। अब एक्सपोजर जो टाइम है एक तरीके से कितनी देर करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा घट बढ़ सकता है इस आधार पे कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है। अगर कम है तो हम 15 मिनट के लिए कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो 40 मिनट तक की इसकी रेंज है, 15 से 40 मिनट तक की रेंज 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस रेंज के अनुसार हम इसको करते हैं कि अगर हम पे लिक्विड कम है तो कम देर के लिए हम इसको उस पर मेंटेन करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो उसे ज़्यादा देर के लिए करेंगे। इसके बाद जो मीडियम आपको मीडियम के स्टरलाइजेशन की बात बता रहा था, तो मैंने बताया कि जो थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स होते हैं उनको कभी भी ऑटोक्लेव नहीं किया जा सकता। तो जो डिफरेंट मीडियम हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में, उनका मैंने जैसे पहले भी बताया है कि एक प्रोटोकॉल होता है कि उसमें कौन कौन कंपोनेंट आप ऐड करेंगे, कितनी कितनी मात्रा में ऐड करेंगे, कितने वॉल्यूम में आप इनको डिसॉल्व करेंगे। वो सारा एक प्रोटोकॉल है जिसको हमें फॉलो करना होता है। अब जो डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसमें चाहे जिब्रेलिक एसिड हो, चाहे जिएटिन हो, चाहे ऑक्सिन्स हो, चाहे विटामिन्स हो, जो भी इस तरीके के थर्मोलेबाइल कंपोनेंट्स होते हैं उनको कभी भी ऑटोक्लेव नहीं किया जाता। अब बात आती है कि ये भी एक सोर्स हो सकते हैं कंटेमिनेशन का, तो फिर इनको स्टरलाइज कैसे हम करें। इसके लिए बैक्टीरियल फिल्टर हम यूज करते हैं कि जो स्टरलाइज्ड मीडियम हमारे पास है उसको एसेप्टिक कंडीशंस में ले जाके उसमें ग्रोथ फैक्टर्स को बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू पास आउट किया जाता है और उसमें ऐड किया जाता है। तो जो बैक्टीरियल फिल्टर्स हैं वो किसी भी तरीके के फंगल स्पोर्स और बैक्टीरियल स्पोर्स को अंदर नहीं जाने देते। तो ये याद रखने की बात है कि जो भी थर्मोलेबाइल कंपोनेंट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको कभी भी ऑटोक्लेव नहीं किया जाता। उनको स्टरलाइज करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन किया जाता है और ये मेम्ब्रेन जो है उसका साइज इतना कम होता है, उसके जो छिद्र हैं उनका साइज इतना कम होता है कि उससे ना तो कोई फंगल स्पोर और ना ही कोई बैक्टीरियल स्पोर पास आउट हो सकता है। तो सिर्फ उसमें से जो मीडियम वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको उसमें ऐड, जो भी डिजायर्ड और या रिक्वायर्ड उनकी क्वांटिटी है उनको हम उसमें ऐड करते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ फैक्टर्स को कभी भी ऑटोक्लेव नहीं किया जाता, सिर्फ मीडियम जो ऑटोक्लेव है उसमें ऐड किया जाता है बाद में। प्लांट मटेरियल है जो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। तो यूज करने से पहले उसको भी स्टरलाइज किया जाता है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। एक केमिकल है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। ये जो हमने केमिकल्स आपको मैंने बताया जो डिसइंफेक्टेंट हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, इनकी कंसंट्रेशन और इनका एक्सपोजर टाइम अलग-अलग डिपेंड करता है। अगर कोई हार्ड मटेरियल है, अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए कंसंट्रेशन और टाइम एक्सपोजर अलग-अलग होगा और इस तरीके से हम प्लांट मटेरियल को सरफेस स्टरलाइज करते हैं। जो कभी-कभी क्या होता है कि हमें ओव्यूल्स करने हैं, एम्ब्रियोज करने हैं, एंडोस्पर्म्स करने हैं, और जो भी ये हैं इनको हम सरफेस स्टरलाइज कर सकते हैं और इस तरीके से जो प्लांट मटेरियल है उनको हम केमिकली सरफेस स्टरलाइज करके हम यूज करते हैं।
बात आती है जो ट्रांसफर एरिया है उसकी स्टरलाइजेशन की, तो जो लेमिनर एयर फ्लो है हमें यहीं पे पूरा इनोकुलेशन और ट्रांसफर करना होता है। इसको स्टरलाइज करने का एक तरीका है कि जब हम यूज करते हैं उसके यूज करने से पहले इस लेमिनर एयर फ्लो में अल्ट्रावायलेट जो लैंप्स हैं वो लगी रहती हैं, ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, तो हम उन्हें 1 घंटे पहले ऑन कर देते हैं। इसका जो हेपा फिल्टर है उसको भी हम ऑन कर देते हैं और इसको करने के बाद हम इसे बंद कर लेते हैं। जो इसका सामने वाला विंडो है उसको हम, ग्लास डोर है उसे बंद करके रख देते हैं। 1 घंटे बाद जब हमें इसमें इनोकुलेशन प्रोसेस करनी होती है तो उससे पहले हम सबसे पहले इसके जो यूवी लाइट है उनको बंद करते हैं और इसका जो फर्श है, इसका जो फ्लोर है उसको हम इथाइल अल्कोहल से वाइप आउट करके और जो यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स और जितनी भी चीज़ हैं जो यूजेबल हैं जिनको हमें यूज करना है सबको स्टरलाइज करके हम यहाँ रखते हैं। और जब ये प्रॉपर स्टरलाइज हो जाए देन हम इसको यूज में लाते हैं। तो इसमें एक जो प्रिकॉशन है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि कभी भी यूवी लाइट में काम नहीं किया जाता क्योंकि स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो इसलिए एक बात याद रखनी है आपको हमेशा कि जब भी आप लेमिनर एयर फ्लो यूज में लाएंगे तो उसको 1 घंटे पहले स्टार्ट कर देना होता है। उसके लिए आपको इसका हेपा फिल्टर और जो इसमें यूवी लाइट लगी हुई हैं उनको आप ऑन करके छोड़ देंगे और जब आप काम करने वहां पहुंचेंगे तो पहले इसको इथाइल अल्कोहल से जो इसका फ्लोर है उसको आप स्टरलाइज करते हैं, अपने हैंड्स को स्टरलाइज करते हैं। जो इनोकुलेशन लूप है, इनोकुलेशन कहिएगा इनोकुलेशन लूप है, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मैं कहूँ फोर्सेप है, सीजर्स हैं, स्कैल्पल है, सर्जिकल ब्लेड है, पिपेट्स हैं, उन सबको, माइक्रो पिपेट्स, उन सबको हम स्टरलाइज करके यहाँ पे रखते हैं और कभी भी काम इसके यूवी लाइट के ऑन करते हुए नहीं किया जाता। जब आप काम करते हैं तो इसमें फ्लोरेसेंट लाइट लगी हुई होती हैं, उनको आप ऑन करके काम स्टार्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि किस तरीके से हम टिश्यू कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मीडियम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल मीडियम, दूसरा होता है सिंथेटिक मीडियम। नेचुरल मीडियम हम कब कहेंगे, जब हमें उसके कंपोनेंट्स का या केमिकल जो उसका कहिए कंपोजिशन है वो नोन नहीं है। जो अननोन कंपोजिशन है जिस भी मीडियम का उसे हम नेचुरल मीडियम कहते हैं और जो जिसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन हमें पता है उसको हम सिंथेटिक मीडियम कहते हैं। तो यहां हम मेनली टिश्यू कल्चर में हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमें बनाना है, यानी सिंथेटिक मीडियम की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स और अगार तथा पीएच। अगार हम तब यूज करते हैं जब हमें सेमी सॉलिड मीडियम बनाना होता है और अगर हमें कोई टिश्यू लिक्विड मीडियम में कल्चर करना है तो हम अगार का प्रयोग नहीं करेंगे। पीएच हम मेंटेन करते हैं मीडियम का उसके अनुसार कि जो हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं वो किस रेंज पे ग्रो करता है, किस पीएच रेंज पे ग्रो करता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है कि उसमें हमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे, कौन कौन सा हमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिएगा, कौन हमें ग्रोथ हार्मोन चाहिएगा और इनकी कितनी कंसंट्रेशन हमें चाहिएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम मीडियम बनाते हैं तो स्टॉक सॉल्यूशंस बना के रखे जाते हैं। स्टॉक सॉल्यूशंस का मतलब है कि किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेटेड फॉर्म, और देन उसमें से हम जितनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होती है उसके अनुसार हम कैलकुलेट करके जो स्टॉक सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं उनको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं कि बार बार आपको एक तो वेइंग नहीं करनी होगी और दूसरा आपकी जो प्रोसेस है वो टाइम सेविंग हो जाएगी, टाइम फ्रेंडली हो जाएगी। अगर यूज करते हैं किसी भी मीडियम में, जैसे हमें सेमी सॉलिड बनाना है तो 6 से 7% का हम अगार यूज करते हैं कि 6 से 7 ग्राम पर लीटर अगर हम उसे डिसॉल्व करेंगे तो सेमी सॉलिड मीडियम हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट
इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का पार्ट है, जो कैल्शियम है वो सेल वॉल का पार्ट है, जो नाइट्रोजन है वो अमीनो एसिड, विटामिन, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड इनका एक एलिमेंट कंपोनेंट है। तो इन सारी जो भी ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी प्रेजेंस मीडियम में होना जरूरी है। तो इनके जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम मीडियम में मिलाते हैं। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसके अलावा 12 और इसेंशियल प्लांट ग्रोथ एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है। इन 12 में से नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये मेजर एलिमेंट्स हैं जिनका अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है। और जो Mn, Cu, Zn, B, बोरोन एंड मोलिब्डेनम ये माइनर एलिमेंट्स कहे जाते हैं, इनको हम कहिएगा ट्रेस अमाउंट में हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो भी हम मीडियम बनाते हैं उसमें इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और इनको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में हम इनको मीडियम में ऐड करते हैं। अगर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बन सोर्स, जो सुक्रोज है सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन का सोर्स, हम उसे यूज करते हैं। और डिफरेंट विटामिन हैं जैसे इनोसिटॉल है, थाइमिन है, पायरिडॉक्सिन है, निकोटिनिक एसिड है, ये सब टिश्यू कल्चर में नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस के लिए यूज की जाती हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में कार्बन सोर्स और ये नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस हैं, इनको हम यूज करते हैं और प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। प्रॉपर ग्रोथ के लिए, कल्चर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स यूज किए जाते हैं जिनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स ये इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मीडियम के लिए जैसे रूट मीडियम, शूट मीडियम, अलग अलग इनकी रेशियो होती है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की। जब ऑक्सिन की रेशियो ज्यादा होती है साइटोकाइनिन से तो रूट मीडियम कहते हैं, और जब साइटोकाइनिन की रेशियो ज्यादा हो जाती है ऑक्सिन के मुकाबले तो उसे शूट मीडियम कहते हैं। एक ऑक्सिन है 2,4-D। जब हमें कैलस ग्रोथ करनी होती है तो 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये ग्रोथ हार्मोन है जिसे हम कैलस फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब हमें प्लांटलेट्स बनाने हो या शूट डेवलप करना हो तो 2,4-D का ट्रेस भी मीडियम के नजदीक नहीं पहुंचना चाहिए, अदरवाइज तो उसमें कैलस ग्रोथ हो जाएगी। तो एक ये प्रिकॉशन है जिस पे हमें ध्यान देना है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो रूट मीडियम, शूट मीडियम के साथ किसी भी कीमत पे 2,4-D के ट्रेसेस भी नहीं पहुंच जाने चाहिए, अदरवाइज पूरी की पूरी जो आपकी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी और पूरा कल्चर खराब हो जाएगा। इसके साथ एक जिब्रेलिन भी है जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है और जो टिश्यू कल्चर में हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अगार के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगार अगार ये एक पॉलीसेकेराइड है जो एल्गी से हमें मिलता है और जब इसका यूज किया जाता है तो इसे हम सॉलिड जो मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। जब इसे हायर कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो जो मीडियम है वो हार्ड हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन रुक जाएगा। इसलिए इसको हम 6 से 7% तक हम यूज करते हैं। 6 से 8% है, वेरिएबल है इसकी कंसंट्रेशन। तो इससे ज्यादा हम इसे कभी भी यूज नहीं करते, वरना जो लिक्विड मीडियम है, जो मीडियम है सॉरी, वो हार्ड हो जाएगा और उस पे कल्चर ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है इसका, अब जो लास्ट है मीडियम का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम उसका जो पीएच है उसे 5 से 6 तक हम मेंटेन करते हैं और ये कभी कभी 7 तक भी हो सकता है। तो इसके लिए हम जो हमारे पास पीएच मीटर है उससे हम टेस्टिंग करते हैं और जो ग्रोथ मीडियम है उसको हम मोस्ट प्रोबेबली 5 और 6 पे रखते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का रिक्वायरमेंट्स और टेक्निक्स का, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा और आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी के साथ रनिंग मटेरियल भी आपके पास है जो आप जब इसको देखेंगे तो रनिंग मटेरियल के साथ है, पीपीटी के साथ, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में भी आया होगा। धन्यवाद। आपके लिए मैं
बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। नमस्ते। ठीक है।